बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं इब्तिसाम हुसैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स से फर्स्ट टॉपिक सीखेंगे, जो कि आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट, इससे पहले भी आप लोग अर्ली क्लासेस में डिस्प्लेसमेंट को स्टडी कर चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट को सीखने से पहले मैं एक और टर्म डिस्कस करना चाहूँगा, डिस्टेंस। स्टूडेंट, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस आपके पास, आप अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं तो जो भी आपने पाथ फॉलो किया है, सिंपली द लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। मसलन मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना है, ये आपके पास यहाँ पर आपके पास कोई भी पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट आपका, और ये आपके पास यहाँ पर एक फाइनल पॉइंट आपका बी है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप पॉइंट ए से बी तक मूव कर जाएं, तो आपकी मर्जी, आप कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ये पाथ फॉलो करता है, ओके। सेकेंड स्टूडेंट से मैं यही कहता हूँ कि आप भी ए से बी तक जाएं, और सेकेंड स्टूडेंट क्या करता है कि वो ये पाथ फॉलो करता है, ठीक है। अब आपने ए से बी तक जाना है, तो जो भी आपने पाथ फॉलो किया है उस पाथ की लेंथ को आप डिस्टेंस कहेंगे। मसलन अगर मैंने ए से बी तक जाते हुए ये मैंने फर्स्ट पाथ ये फॉलो किया है, तो इसकी जो भी लेंथ होगी वो मेरे पास डिस्टेंस कहलाएगा। द लेंथ ऑफ द पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, ओके। तो पहली बात तो मैं आपको डिस्टेंस की क्लियर कर दूं। डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ पाथ, ओके। और फ्रेंड, चूंकि ये लेंथ है, तो लेंथ का आपको पता है कि यूनिट क्या होता है, मीटर यूनिट होता है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के लिए आप लोग जो सिंबल यूज करते हैं, डिस्टेंस का सिंबल और उसका यूनिट, डिस्टेंस में सिंबल आप एस यूज करते हैं और यूनिट आपके पास मीटर होता है, उसे आप एम से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ द लेंथ मीटर, ओके। अब आते हैं अपने टॉपिक डिस्प्लेसमेंट की तरफ। स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ये है कि आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव तो करना है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करते हुए, शॉर्टेस्ट वे को, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करते हुए, ओके। मसलन अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ए से बी तक आपने जाना है, तो डिफरेंट रास्ते हैं। आपने, एक स्टूडेंट ने ये पाथ फॉलो किया, दूसरे स्टूडेंट ने सेकंड पाथ फॉलो किया, तीसरा क्या करता है, वो यहाँ से ए से बी तक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में। तो आप देख सकते हैं कि थर्ड वाले स्टूडेंट ने जो पाथ फॉलो किया है, ये आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ है एज कंपेयर टू 1 and 2, ओके। तो स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। लेकिन कहाँ से कहाँ तक, ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, ओके। डिस्प्लेसमेंट आपके पास हुआ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, ओके। तो अब मैं यहाँ पर, अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात देखें तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ज़रा फिर से देख लीजिएगा। इस डायग्राम की मदद से अब ज़रा डिस्प्लेसमेंट समझिएगा। फ्रेंड, मैंने यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ओ पी लेंथ की मदद से आपके पास एक वेक्टर मैंने R1 शो किया है, और ओ क्यू लाइन की मदद से मैंने एक वेक्टर R2 आपके पास शो किया है। ओ पी लाइन की मदद से वेक्टर R1 जो कि ओरिजिन से शुरू हो रहा है, ओ क्यू लाइन की मदद से वेक्टर R2, ओके। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने P से Q तक जाना है, P से Q तक जाना है, तो स्टूडेंट वही बात, P से Q तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन हमने शॉर्टेस्ट वे चूँकि अडॉप्ट करना है, तो P से Q तक आप देखें, मैंने ब्लू मार्कर की मदद से यहाँ पर आपके पास शॉर्टेस्ट वे को शो किया हुआ है, ओके। तो P यहाँ पर स्टूडेंट्स मेरा इनिशियल पोजीशन है और Q आपके पास फाइनल पोजीशन है यहाँ पर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। तो ये जो P से Q तक की लेंथ है, ये आपके पास यहाँ पर इन दो पॉइंट्स के दरमियान में ये उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके। तो अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में
बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल फ्रॉम डायग्राम बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। जी स्टूडेंट, हेड टू टेल रूल हम लोग अर्लियर लेक्चर्स में सीख चुके हुए हैं। तो देखिएगा रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है। रिजल्टेंट वो है जिसकी टेल फर्स्ट की टेल को और जिसका हेड लास्ट के हेड को शो कर रहा है। तो आप देखें कि ओ क्यू यहाँ पर आपका रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि ओ पी और पी क्यू के ऐड होने से बन रहा है। ओके, ओ क्यू आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है इज इक्वल टू ओ पी प्लस पी क्यू। तो देखें ओ क्यू क्या है, वेक्टर R2 था आपने के पास। ओ पी स्टूडेंट क्या है, ये वेक्टर R1 है। और पी क्यू आपके पास डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ओके, so friend, displacement is the shortest distance between 2 points from initial position to the final position, from initial to the final position. Okay? अब जरा दोनों का कंपैरिजन में एक साथ कॉन्सेप्ट समझिएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में किस तरह से कभी इक्वल हो सकते हैं और कभी इक्वल नहीं भी हो सकते। जी, यहाँ तक की बात जरा फिर देख लीजिएगा। लेंथ ऑफ द पाथ डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट आपने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, डी से हम लोग शो कर रहे होते हैं और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होता है। अब आप नेक्स्ट जरा देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? जी, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं? तो ये देखें, बड़ी आसान सी बात है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास ये एक पॉइंट A था और ये एक पॉइंट B है, आप A से B तक चले जाएं। ओके, A से B तक चले जाएं। तो स्टूडेंट एक आप क्या करते हैं, आप यहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। तो अब क्या हुआ, अब आपने सपोज करें कि ये 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो इस केस में आपका डिस्टेंस भी 5 मीटर है और आपका डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर है। कब? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिएगा कि डिस्टेंस और जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड्स हैं वो आपस में इक्वल हो सकती हैं। ओके, किस वक्त कौन सी मोशन के लिए? व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, when body is moving in straight line. When body is moving in straight line. ओके, तो दोनों आपके पास इक्वल होंगे। लेकिन स्टूडेंट अगर आप ऐसे करते हैं कि A से B तक मूव करने के लिए आप डिफरेंट पाथ फॉलो करते हैं। मसलन मैं आपसे कहता हूं कि आपने A से B तक जाना है। ओके, तो एक आपके पास ये वाला पाथ फॉलो कर लेते हैं और दूसरा आपके पास ये पाथ फॉलो करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस केस में आपका डिस्टेंस डेफिनेटली ज़्यादा होगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा। डिस्टेंस ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड से हमेशा, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रही। तो देखें अब उसने क्या किया, ये पाथ फॉलो किया। तो जो पाथ 1 है ये आपके पास डिस्टेंस है और पाथ 2 जो है ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। तो स्टूडेंट्स इस केस में डिस्टेंस ग्रेटर होगा और डिस्प्लेसमेंट आपका कम होगा। ओके, अब एक तीसरी चीज सीखिएगा, क्या कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम हो सकता है? डिस्टेंस लेस देन द डिस्प्लेसमेंट। जी स्टूडेंट, क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? फिर से देखिएगा, हमने कहा था डिस्टेंस है लेंथ ऑफ द पाथ
और डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका मतलब यही चीज़ शॉर्टेस्ट है, इससे कम वाला कोई भी पाथ पॉसिबल नहीं होगा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, आपके पास ये चीज़ पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये बात पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। हमेशा डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के इक्वल होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से आपके पास कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता। ओके, अब बात कर लेते हैं कुछ डायरेक्शन की। डिस्टेंस आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। मसलन मैं आपसे कहता हूँ आप अपने कॉलेज से अपने घर चले जाएं, तो आपने जो भी रास्ता इख्तियार किया होगा उस रास्ते की लेंथ आपके पास डिस्टेंस होगी। ओके, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप कॉलेज से अपने घर शॉर्टेस्ट वे को फॉलो करते हुए जाएं, तो स्टूडेंट शॉर्टेस्ट वे एक ही पॉसिबल है, एक से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। और उसी शॉर्टेस्ट वे को आप डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, तो इसका मतलब मैंने आपको डायरेक्शन भी बता दी कि शॉर्टेस्ट वे जो कि है ये एक पॉसिबल। अब आप ज़रा ये देखिएगा, ये मेरे पास अगर एक बॉडी है, ओके, और मैं इसे अपवर्ड थ्रो करता हूँ, मैंने इस बॉडी को अगर अपवर्ड थ्रो करता हूँ तो ये बॉडी अपवर्ड जा रही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड होगा। ओके, और ये बॉडी आपके पास अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो करता हूँ तो बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, तो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड होगा। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि ये बात हमेशा के लिए सही नहीं है। ये जो मैं आपसे अभी बात डिस्कस कर रहा हूँ डायरेक्शन की, ओके, कि डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द डायरेक्शन ऑफ displacement is in direction of motion. ओके, फिर से देखिएगा, अगर एक बॉडी को मैंने अपवर्ड थ्रो किया तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, बॉडी को मैंने डाउनवर्ड थ्रो किया तो डिस्प्लेसमेंट आपकी बॉडी का डाउनवर्ड। मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी की मोशन है उसी डायरेक्शन में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ओके, लेकिन ये होना हमेशा ज़रूरी नहीं है जी। स्टूडेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर ऐसा क्यों नहीं होता? जब हम इंशाल्लाह सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे तो ये बात ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो ये बात वैलिड है, हम जनरली यही बात डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में ठीक नहीं है। ओके, लेकिन इन जनरल मैनर में हम लोग यही कह रहे होंगे कि डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, या क्या मूविंग बॉडी का डिस्टेंस जीरो हो सकता है? जी, मूविंग बॉडी का डिस्टेंस जीरो हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। स्टूडेंट, मूविंग बॉडी है, अगर एक कार मूव कर रही है तो डेफिनेटली उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है। पॉसिबल नहीं है कि उसका डिस्टेंस जीरो हो। ओके, तो मूविंग बॉडी का डिस्टेंस तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो, मैंने आपसे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में भी कहा था कि डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह देना काफ़ी नहीं है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। ओके, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। तो अब आप देखें, अगर मैं यहां से चल के किसी दूसरे पॉइंट तक जाता हूं और सपोज करें मैंने 10 मीटर कवर किया है और वहां से चल के मैं यहीं तक वापस आता हूं तो मैंने फिर से दोबारा से 10 मीटर कवर किया है, तो अब मेरा डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस तो मेरा 20 मीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट की बारी में यही मेरा इनिशियल पोजीशन थी और यही मेरी फाइनल पोजीशन थी। तो अब मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन चूंकि सेम है, तो बताएं इसका मतलब फिर आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, बिकॉज शॉर्टर डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ओके, तो याद रखिएगा, मूविंग बॉडी का डिस्टेंस तो जीरो नहीं हो सकता,
हाँ, लेकिन मूविंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जरूर जीरो हो सकता है। ओके, किस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? जब बॉडी का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, डिस्टेंस फॉर मूविंग बॉडी, डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो बट डिस्प्लेसमेंट मे बी जीरो, हो सकता है। लेकिन किसके लिए? फॉर मूविंग बॉडी। अगर एक बॉडी मूव कर रही है, ओके, तो मूविंग बॉडी का स्टूडेंट डिस्टेंस आपके पास जीरो नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। फिर से ये बात बड़ी आसान सी है, दूसरी तरह से देखिएगा। मसलन आप अपने घर से अपने कॉलेज तक गए हैं और आप कॉलेज से वापस अपने घर आ गए हैं। तो आपने अपने घर से कॉलेज जाते हुए कोई 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और फिर आपने कॉलेज से वापस अपने घर आते हुए भी 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो स्टूडेंट अब आपका डिस्टेंस तो 4 किलोमीटर है, लेकिन अब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्यों डिस्प्लेसमेंट जीरो है? बिकॉज आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन आपकी सेम है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका टॉपिक था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, वो कंप्लीट होता है। होप सो आपके इसको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।